जनाब, आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ में वॉल्यूम 6 सीरीज जिसमें आपके लेटेस्ट सवाल और उसके मिलते जुलते जवाब, लेटेस्ट कमेंट और रिप्लाईज का एक और नया सीरीज आरपीएस 06 2022 यमुना अथॉरिटी की स्कीम जो अब बहुत जल्द बंद होने जा रही है। समय बहुत कम है, लेकिन जो भी सवाल आए हैं मैं उनको इस लेटेस्ट वॉल्यूम 6 सीरीज में कवर करने जा रहा हूं। तो वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। जो पहली बार आए हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए वीडियो को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। तो राजेश जी का सवाल, उन्होंने कहा बेटा 21 साल का हो गया है, तो क्या बेटा और मैं मतलब दोनों फादर और बेटा सन अलग से अप्लाई कर सकते हैं? जनाब बिल्कुल कर सकते हैं, बस ये देख लीजिएगा आपको पहले से कोई अलॉटमेंट ना हो रखी हो यमुना अथॉरिटी की तरफ से, चाहे कोई प्लॉट या फ्लैट या फिर आपको कोई रीसेल में भी आपके पास कोई प्रॉपर्टी दोनों के पास ना हो, तो आप सिर्फ एक सिंगल कैटेगरी में दोनों अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अर्जुन सिंह जी का, जिन्होंने पूछा रजिस्ट्रेशन मनी कब रिफंड होगी, ये बताएं। जनाब ये बता दे, कभी भी स्कीम कभी भी आई है अथॉरिटी की तरफ से, हमेशा हिस्ट्री दोहराती है कि जब जब स्कीम आई है ऑन एन एवरेज स्कीम कभी एक्सटेंड हुई है, कभी एक्सटेंड नहीं हुई है, लेकिन जब भी एक्सटेंड होती है या नहीं होती है, ड्रॉ मात्र जब भी स्कीम क्लोजर के मात्र 30 दिन के अंदर ड्रॉ होता है और 30 दिन बाद जब ड्रॉ होता है तो मात्र 30 दिन के अंदर, हम कहे 15 दिन, हम कहे 20-21 दिन या मैक्सिमम 1 महीने का समय जो अथॉरिटी बोलती है, आपके पास आपका पैसा सुरक्षित पहुंच जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आप जो फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म में अपना रिफंडेबल अमाउंट, अपना अकाउंट नंबर, अपना आईएफसी कोड, अपना नेम ऑफ बैंक, अपनी ब्रांच, ये सारी की सारी सही भरे। अगला सवाल मयूर जी का है। मयूर जी ने बोला इनके पास मात्र 10% का पैसा है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट मतलब जो ईएमडी अमाउंट जो अथॉरिटी ले रही है 10% का इनके पास है और एक्स्ट्रा 10% भी इनके पास पड़ा है। कहने का मतलब 20% है, तो 10% उन्होंने लगा दिया। अगर निकल जाता है तो 80% जो बकाया रह गया 100% में से प्लॉट ऑफ द कॉस्ट, वो 80% का लोन क्या बैंक दे देगा? अगर बैंक देता है तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे सबमिट करने होंगे? तो जनाब आपको ये बता दें, ये सारा का सारा खेल हमेशा आपकी प्रोफाइल पे सबसे पहले डिपेंड करता है। अगर हम बात करें तो जनाब मेन जो चर्चा में रहता है वो आपका सिविल स्कोर होता है और उसके बाद आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, कहने का मतलब आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी जितना भी आपके जो मेन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके पास होने चाहिए और साथ में कम से कम पिछले 3 साल का आपका आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए। और साथ में अगर हम बात करें आपका पिछला किसी भी तरीके का अन्य लोन नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करें और क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, तो आपको ये बता दें, आपका जितना आपका पीछे का बैंक बैलेंस या हम कहे जितना आपकी सेविंग्स बेटर है, बैंक उतना आपको लोन इजीली देता है। अगला जो सवाल है उसमें उन्होंने पूछा है कि जो चालान है ये सिर्फ नेट बैंकिंग के थ्रू ही या फिर आरटीजीएस के लिए ही जनरेट करना होता है? तो जनाब आपको ये बता दें कि जो आरटीजीएस है एनईएफटी का जो माध्यम, जब हम पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको चालान डाउनलोड करना होता है और उसमें अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड लिखा होता है। आप उसको बैंक में जाके जमा कर सकते हैं। लेकिन नेट बैंकिंग की जब बात करें तो नेट बैंकिंग के माध्यम में हमें जब पेमेंट करनी होती है तो फाइनली उसकी रिसिप्ट निकल के आपके पास आती है। वो रिसिप्ट आपको सेफर कस्टडी में रखनी अनिवार्य होती है, क्योंकि जब भी फ्यूचर में आपका प्लॉट अगर ड्रॉ में आ जाता है नाम, तो आपका पैसा एडजस्ट हो जाता है। अदरवाइज आपका एज अ प्रूफ जो आपने रिसिप्ट संभाल के रखी है, आपको रिफंड लेने में वो काफी योगदान लेती है। अगला सवाल सुहेल अहमद जी का है, जिन्होंने पूछा कि ओबीसी कैटेगरी, व्हाई इज ओबीसी कैटेगरी नॉट देयर? तो जनाब ये
जो ओबीसी कैटेगरी है, ये सारे की सारी कैटेगरीज को फाइनल करने वाली सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी के हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के हाथों में होता है। फाइनल ड्राफ्टिंग जब भी तैयार होती है, उसके बाद अप्रूव होने के बाद वो ब्राउजर मार्केट में या हम कहें पब्लिक में थ्रू न्यूज़पेपर या किसी भी माध्यम से वो हमेशा पहुंच जाता है। तो इस बारे में अभी फिलहाल इतना ही कहूंगा कि ये जो है ये ऊपर के लेवल पे, ऊपर के स्तर पे डिसाइड किया जाता है। अगला सवाल वसीम अली जी का है। वो कह रहे हैं कि ईडा की साइट वर्क नहीं कर रही है, चाइनीज लैंग्वेज शो हो रही है, तो व्हाट टू डू। तो जनाब ये तो बिल्कुल सही है कि जब भी हम उस पर टाइप कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी, आप भी जाके देख सकते हैं, तो चाइनीज लैंग्वेज का कुछ उसमें मेंशन करा आ रहा है। तो हो सकता है कोई हैकिंग का भी इश्यू है, या फिर हम कहें बहुत ड्यू टू हाई डिमांड और हाई ट्रैफिक ये कोई भी इश्यू हो सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा टाइम बाद आप इसमें जाके दोबारा थोड़े टाइम बाद अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल कपिल जी का है। उन्होंने बोला कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं ये तो बताइए। तो जनाब इसके लिए एक नया वीडियो आपको लेटेस्ट अपडेशन के साथ अपडेट करते हैं। ये जो अगला सवाल है इसमें इन्होंने पूछा है क्या 60 मीटर का प्लॉट 18 लाख में मिल सकता है। जनाब आपको ये बता दें कि जो 60 मीटर का प्लॉट है अभी आपको 11,60,000 रुपए खर्चने होंगे अपनी जेब से। जब आपकी लीज डीड होगी फाइनली उसको होने में कम से कम 5 साल का समय होगा। उस समय पे आपको उसका लीज डीड के टाइम पे आपको लीज डीड 10% देना होगा, और उसी टाइम पे आपको अलग भी जो मिसलेनियस थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं वो आपको देने होंगे। अगला सवाल अभिनव मिश्रा जी का है कि इस एरिया में आईटी कंपनीज का क्या स्कोप है, कौन सी आईटी कंपनीज यहाँ अपना फ्यूचर्स प्लान कर रही हैं, इस पे बारे में बताएं। तो जनाब इसके लिए एक नया वीडियो आपको लेटेस्ट अपडेट करेंगे। अगला सवाल प्रशांत जी का है। उन्होंने पूछा है मेरे को ये पूछना है कि इन्होंने जो अकाउंट है इनका एचडीएफसी में भी है और इनका एक अकाउंट पीएनबी में भी है। अगर ये पेमेंट एक 10% की पेमेंट रजिस्ट्रेशन अमाउंट या एचडीएफसी से करते हैं और रिफंड वो है पीएनबी का डालते हैं तो कोई इश्यू तो नहीं होगा। जनाब बिल्कुल नहीं होगा। बस ये देखिएगा कि आप जो पेमेंट की डिटेल्स डाल रहे हैं वो आप ही के नाम पे हो। ये ना हो कि आप उसकी डिटेल्स अकाउंट हो आपके फादर के नाम पे या फिर आपके ब्रदर या आपकी वाइफ या किसी अन्य के नाम पे। इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है कि जो भी आप रिफंड में अपनी डिटेल्स डाल रहे हैं अपना अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड, बैंक नेम और ब्रांच वो बिल्कुल सही डालें। अगला सवाल अशोक जी का है जिसमें उन्होंने पूछा है क्या इज इट नेसेसरी टू फिल को एप्लीकेंट। तो जनाब आपको ये बता दें को एप्लीकेंट मीन्स जॉइंट में अगर आप किसी का नाम जोड़ना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में अगर आप 50% शेयर लेना चाहते हैं या फिर आप 50% की हिस्सेदारी पैसे में मदद के साथ लेना चाहते हैं तो आप जॉइंट में ऐसा को एप्लीकेंट ज्वाइन करें। अदरवाइज अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो आप सिंगल में ही अपना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल डीके शर्मा जी का है। डीके शर्मा जी कहते हैं कि उन्होंने अपना आधार कार्ड एज आईडी प्रूफ अपलोड किया। शुड पैन कार्ड इज मैंडेटरी फॉर आईडी प्रूफ, हाउ टू सबमिट पैन नाउ, प्लीज नोट दैट आई हैव नॉट टेकन एनी लोन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक। इन्होंने आईसीआईसी बैंक से भी लोन नहीं लिया है और जो ईएमडी की अमाउंट है अपने पास से ही अपने सोर्सेज से डिपॉजिट करी है। तो आपको ये बता दें जो आधार कार्ड है वो एज ए आपका आईडी प्रूफ और एज वेल एज आपका एड्रेस प्रूफ काम करता है, और जो पैन कार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आपका एज ए आईडी प्रूफ काम करता है। लेकिन एज पर इनकम टैक्स गाइडलाइन आपको पैन कार्ड अपलोड करना आजकल अनिवार्य होता है। कोई भी 50,000 से ऊपर का आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो पैन कार्ड कंपलसरी होता है। तो जनाब इस स्कीम में या किसी भी स्कीम में आप हमेशा ध्यान रखें कि पैन कार्ड, आधार कार्ड या हम किसी और आपकी पहचान पत्र की बात करें तो आपको वो जरूर एज अ पीडीएफ की फॉर्म में आप जब भी किसी भी ऑनलाइन स्कीम में अप्लाई करते हैं वो हमेशा अपलोड करें। अभी फिलहाल के लिए अगर आपने अब बात करें आपकी लोन की, आपने लोन तो लिया नहीं है, अपना ईएमडी अमाउंट भी आपने अपने सोर्सेज से ही जमा करा है, ठीक है। तो लेकिन आप इस चीज के लिए अगर आपने इन केस अपलोड नहीं किया है
तो आप इसके लिए अलग से मेल कर सकते हैं। जो मैंने आपको मेल आईडी लास्ट टाइम बताई थी, उसी मेल पे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। उस मेल आईडी पे आप जाके अथॉरिटी को जरूर संपर्क करें, एक राइटिंग में लिख दें और अपना करेक्शन जरूर उसका कर सकते हैं। वीरेंद्र जी पूछते हैं कि उन्होंने अपना पैन कार्ड को पीडीएफ नहीं किया है और आधार को पीडीएफ कर दिया है, तो इसके बारे में बताएं। तो जनाब, आपको मैंने पहले भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी, ऑनलाइन प्रोसीजर आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, जिसपे क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि कौन से को आपको पीडीएफ बनाना है, और अगर हम फोटो सिग्नेचर की बात करें उसको आपको जेपीजी में करना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस तो आपको क्लियर कट दे रखी है। अगर आप फिर भी उसमें गलती करते हैं तो आपके पास से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, एक शॉर्ट में समझ लीजिए, अगर आप उसमें गलती करेंगे तो आपका फॉर्म हो जाएगा इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट की वजह से आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट होने की वजह से आप स्कीम में अनसक्सेसफुल आएंगे। आपकी एलिजिबिलिटी लिस्ट जब उसकी पब्लिश होगी तो आप में का उसका नाम उसमें पब्लिश नहीं होगा। अगला सवाल अभिनव मिश्रा जी का है। अभिनव मिश्रा जी कहते हैं कि यदि ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मनी डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या ये बैंक हॉलिडे वाले दिन भी हो सकता है? तो जनाब, आपको बता दें, ये सारा ऑनलाइन है। ऑनलाइन मींस 24 आवर्स, आप किसी भी टाइम सुबह में करें या रात में करें, हमेशा ये सारा का सारा जो प्रक्रिया ऑनलाइन की रहती है वो हमेशा नेट के माध्यम से होती है। तो इसमें बैंक का कोई रोल नहीं है, आप किसी भी टाइम फॉर्म भरें। बस शर्त यह है, स्कीम से पहले, समय से पहले, क्लोजर से पहले अपना फॉर्म और फीस अपना समय से पहले डिपॉजिट कर दे। अगला सवाल सत्येंद्र शर्मा जी का है। सर, को एप्लीकेंट मैंडेटरी है क्या? प्लीज एडवाइस, क्योंकि मैं अभी सिंगल हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, प्लीज एडवाइस। जनाब, को एप्लीकेंट मतलब ज्वाइंट मींस यही नहीं है आप सिंगल की बात हो, आपके इसमें फादर भी आ सकते हैं। ऐसे को एप्लीकेंट आपकी मदर आ सकती है, आपकी सिस्टर ब्रदर अगर कोई है तो वो भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ ब्लड रिलेशन, जो आपका खून का डायरेक्ट रिश्ता है, बाहर के किसी को पकड़ेंगे वो आपका को एप्लीकेंट नहीं बनेगा, क्योंकि आपको इसमें अपना प्रूफ सबमिट करना होगा जो आप को एप्लीकेंट का लेना चाहते हैं। सिर्फ पैसे का माध्यम फायदा लेने का और साथ में प्रॉपर्टी का बराबर का आधा हिस्सा, आधा शेयर, या हम कहें आधा हिस्सा आपके फ्यूचर में दोनों को बराबर मिलने के लिए ऐसा को एप्लीकेंट बनाया जाता है। आगे आपकी इच्छा है, आप उन्हें बनाना चाहते हैं या नहीं तो सिंगल अप्लाई करें। तो जनाब, ये थी एक खास वीडियो वॉल्यूम 6 की सीरीज जो मैंने आप तक पहुंचा दी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, किसी भी तरीके का कमेंट करना ना भूलें, और जो नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की खास अपडेशन मैं अपने चैनल से आपको देता आया हूं और देता रहूंगा, यही मेरी एक कोशिश हमेशा रहती है। अभी फिलहाल के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत, मिलता हूं एक खास अपडेशन के साथ। अभी दीजिए गुड बाय, धन्यवाद।